नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली दंगों की खबर से, यानी कि साल 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए, इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। मोहम्मद नासिर नाम के एक शख्स को दिल्ली दंगों में आंखों में गोली लगी थी और दिल्ली पुलिस के पास जब वो एफआईआर दर्ज करने पहुंचे तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी न निभाने पर अब दिल्ली पुलिस पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। 36 साल के नासिर की एक आंख जा चुकी है। इसने दंगाइयों की गोली झेली। ये 24 फरवरी 2020 की बात है, जब दिल्ली में दंगे चल रहे थे। नासिर पर दंगाइयों ने उन्हीं की गली में हमला कर दिया था। नासिर लगातार कोशिश करते रहे कि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज करे, लेकिन पुलिस ने उनका बयान दर्ज किए बिना इनकी शिकायत दूसरे मुकदमों में जोड़कर चार्जशीट भी फाइल कर दी। हार कर वो अदालत पहुंचे। जब मेरे शूट किया सामने से, तो मैं तो आरोपियों को देख सकता हूं किसने शूट किया। उसके बाद पुलिस से हमने गुहार लगाई तो पुलिस ने कोई हमारी गुहार नहीं सुनाई। जितने भी ऑप्शन थे हमारे पास, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब, सबके पास गुहार लगाई, पर वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए। मोहम्मद नासिर ने 19 मार्च 2020 को अपने पड़ोस के 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने बिना जांच किए नासिर की शिकायत को दूसरी एफआईआर में जोड़ दिया, जिससे इनका कुछ लेना देना नहीं था। नासिर ने 17 जुलाई 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया। 21/10/2020 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को मोहम्मद नासिर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 29/10/2020 को दिल्ली पुलिस कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय पहुंची। सत्र न्यायालय ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर करने के आदेश को स्टे किया और पूरे मामले में सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चौंका देने वाली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना जांच किए आरोपियों को क्लीन चिट कैसे दे दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच बहुत ढिलाई और निष्ठुर होकर की है। कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को देखने पर समझ में आता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है इसमें यह है कि इस नासिर साहब को यह भी आज़ादी दी गई है कि आप पुलिस के खिलाफ एक्शन करो। 166 धारा ए और दूसरी धाराओं के तहत पुलिस ने जो ये कार्य किए हैं, ये भी सब आपराधिक गतिविधियां हैं। इस केस में जो कमियां उजागर हुई हैं कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इस प्रकार से काम किया है जो कि आपराधिक गतिविधियां हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शंस दी गई है कि आप ये सब चीजें दुरुस्त करके कोर्ट को बताएंगे। ये महत्वपूर्ण बात। हमने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। मोहम्मद नासिर के केस में अब मुकदमा दर्ज होगा कोर्ट के आदेश के बाद। नरेश गौर नाम के एक शख्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा होगा। ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वो भी आरोपी हैं इस केस में, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस में अहम रोल था, उस समय डीसीपी थे नॉर्थ ईस्ट के वेद प्रकाश सूर्या, जिनका तबादला हो गया। लेकिन वेद प्रकाश सूर्या ने सिफारिश की है कि उन्हें दिल्ली दंगों में किए गए साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार दिया जाए। लेकिन इस केस में तो दिल्ली पुलिस पर 25,000 का जुर्माना लग गया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस ने न्याय संगत कार्रवाई की दिल्ली के दंगों में? यही सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और इसी बीच कांवड़ यात्रा को यूपी सरकार ने इजाजत दे दिया है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कहा है कि नागरिक हैरान है कि आखिर ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी जवाब मांगा है। हम जानना चाहते हैं कि संबंधित राज्यों का स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 16 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का ऐलान कर चुकी है। बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। हमारे लिए लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जो
हमको वहाँ पर गदरपुर में वेरिएंट मिला है अलग से, तो उसको देखते हुए तो और भी खतरा बढ़ सकता है। हम लोगों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, धामी जी की सरकार ने, वो ठीक और उचित समय पर उठाया है। सरकार का एक निर्णय हो चुका है और जो कोविड के नियम है, सरकार ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए में लागू करेंगे। तो उस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, इस प्रकार से कोरोना को लेकर कोई दिक्कत भी ना आए और लोगों की श्रद्धा भी पूरी हो जाए। तो मैं समझता हूं कि वो उसी ढंग से लोग दर्शन जल चढ़ा सकेंगे और कोविड के नियमों का चूंकि पालन होगा, प्रोटोकॉल का पालन होगा, इसलिए कोविड संबंधी भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारियों के लिए एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर जो रोक लगी थी उसे हटाने का फैसला लिया है। आज प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़ाकर 28% होगा, यानी 11% की इसमें बढ़ोतरी है। सरकार ने कोरोना संकट के चलते अप्रैल 2020 में जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ, इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। डीए की दर जो पहले 17% थी, उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक को कैबिनेट ने बुधवार को हटाने का फैसला किया। कोरोना महामारी और पहले लॉकडाउन के दौरान मोदी कैबिनेट ने 23 अप्रैल 2020 को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटा लिया गया है। बुधवार को कैबिनेट ने तय किया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 17% से बढ़ाकर 28% किया जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा, यानी करीब 1 करोड़ 13 लाख परिवार इस फैसले से लाभान्वित होंगे। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव, ये जो हमने निर्णय किया है, इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। यानी पिछले 1.5 साल का महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का जो एरियर है वो नहीं दिया जाएगा। बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करीब 1 करोड़ 13 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान सरकार को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा है। सरकार की राजस्व की कमाई घटी है और इस वजह से सरकार ने पिछले 1.5 साल का एरियर नहीं देने का फैसला किया है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हम दो हमारे एक, कांग्रेस के मंत्री रघु शर्मा ने दिया है ये नारा। राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शर्मा को लगता है कि योगी जी का फॉर्मूला पसंद आ गया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि जनसंख्या विकास एक समस्या है और अब वक्त आ गया है जब हम दो हमारे एक की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को जनसंख्या नियंत्रण पर सोचना पड़ेगा ताकि अगली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन दिया जा सके। उत्तर प्रदेश और असम के बाद अब राजस्थान से ये आवाज उठी है। देखिए, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है ही है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो, अब समय आ गया कि हम दो हमारे एक। और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की खबरें गलत हैं। जब एक ही पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद हों तो चुनाव का क्या परिणाम होगा मुझे पता है।
मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा, ये कहा है शरद पवार ने। और कहा है कि प्रशांत किशोर से मिलने के बारे में उन्होंने ये कहा कि उनसे जो भी बातचीत हुई है वो उनकी कंपनी को लेकर हुई है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर से किसी तरह की बात नहीं हुई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खोरी में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। मीडिया को यहां अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है और 10,000 घर यहां पे गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन यहां पर ये जो लोग हैं वो 30 साल से रह रहे हैं, यानी कि 30 साल से यहां पर अतिक्रमण करने दिया गया है और अब ये लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये इस वक्त ये प्रक्रिया शुरू हो गई है जहां पर अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। आज हरियाणा सरकार द्वारा तकरीबन 400 से 500 मकानों को तोड़ा गया है खोरी गांव में और कहा जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में जो डेमोलिशन ड्राइव है वो जारी रहेगा, तो घरों को लगातार तोड़ा जाएगा। तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 10,000 यहाँ पर ऐसे घर है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध रूप से बनाए गए। लेकिन लोगों का यहाँ पर यही सवाल है कि जब यहाँ पर मकान बन रहे थे या फिर लोगों को यहाँ ज़मीनें सस्ते दाम पर बेची जा रही थी, तब सारे अफसर कहाँ थे और तब इन्हें अपनी जमा पूंजी लगाने से यहाँ पर क्यों नहीं रोका गया। यहाँ पर कई सारे लोग बेघर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में, यहाँ से अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके को तोड़कर साफ कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों से कुछ बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान उनको हुआ है, किस तरह से वो इस पूरे के पूरे वाक़ये को देख रहे हैं और क्या आगे उनका प्लान है कि वो किस तरह से यहाँ उभरेंगे जो उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है और क्या सरकार किसी प्रकार से उनकी सहायता करने की कोशिश कर रही है। भैया, आपका भी घर टूटा है यहाँ पे? हाँ भैया, हमारा घर टूटा हुआ है। ये आपका घर है? हाँ भैया जी। तो कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमको भैया 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 साल हुए यहाँ पर। तो आपका घर अभी बना था या आपने घर खरीदा था? बना हुआ था, बनाया था। बना हुआ था तब आपको बताया गया था कि ये अवैध रूप से बना हुआ है? मेरे को नहीं बताया गया था, नहीं बताया गया था भाई। जमीन पहले रखी थी तो बनाया था। अच्छा, उसके बाद आपने मकान बनाया था? बनाया था, 3 साल पहले बनाया था। तो कोई आपको टाइम दिया गया कि घर खाली करना है यहाँ पर, किसी तरह की कोई समझ? कोई टाइम नहीं दिया गया था। कोई टाइम नहीं है। अब कहाँ जाएंगे? बारिश हो रही है यहाँ पे, क्या करें? यहाँ पे क्या करें? रहेंगे, झोंपड़ी डालेंगे, क्या करेंगे? सरकार ने हमें कोई रहने का सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं दे रहा। सरकार ने बस ऐसे ही बोल दिया 1400 लोगों को घर मिलेगा, मगर सरकार ने हमें एक लॉलीपॉप दिया है। अब क्या करेंगे? मैं कहूँ जाए मन्ना देना, सरकार से कहिए मुझे ये जहर दे दे आए और मार दे तो अपनी जगह ले जाए। देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि आने वाले वक्त में किस प्रकार से लोगों को एक राहत पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन इस वक्त लोगों को अपने हाल पर रहने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात चीनी विदेश मंत्री से, जहां पर एलएसी के मुद्दे पर हुई है दो टूक बातचीत। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को साफ साफ कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों के समग्र विकास के लिए पूरी शांति जरूरी है। दुशांबे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पटल पे हुई है। सितंबर 2020 में मॉस्को में हुई मुलाकात के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात थी जो 1 घंटे चली। एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि दोनों के बीच एलएसी से जुड़े मुद्दे पर बात हुई है। बैठक में इस पर सहमति बनी कि जल्द से जल्द सीनियर मिलिट्री कमांडरों की इस मुद्दे पर बैठक हो। मॉस्को की बैठक में एक 5 सूत्री कार्यक्रम तय हुआ था। इसके मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं को अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में आना था, लेकिन अब तक ये स्थिति नहीं बनी है। इस लिहाज से आज की मुलाकात जो कि दुशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पटल पे हुई है वो काफी अहम मानी जा रही है। दुशांबे में, जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है, दरअसल शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक थी जिसका मुद्दा अफगानिस्तान पर केंद्रित था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के मामले पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा है कि दोहा, इस्तांबुल और मॉस्को में हुए समझौते पर आगे बढ़ना होगा। अफगानिस्तान का भविष्य उसके पिछले इतिहास जैसा नहीं हो सकता।
बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार कई ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स में उन्होंने लिखा है कि आज दुशांबे में अफगानिस्तान पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों के संपर्क समूह की बैठक में मैंने भारत का पक्ष रखा। अफगानिस्तान के लोग, ये इलाका और दुनिया सब एक ही सूरत चाहते हैं, स्वतंत्र, तटस्थ, एकीकृत, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र। नागरिकों और राज्य के प्रतिनिधियों पर आतंकी हमले और हिंसा का खात्मा करते हुए राजनीतिक संवाद के जरिए झगड़ा निपटाएं और सभी नस्ली समूहों के हित का सम्मान करें। ये सुनिश्चित करें कि पड़ोसियों को आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का खतरा न हो। चुनौती इन आस्थाओं पर संजीदगी और गंभीरता से काम करने की है, क्योंकि ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत अलग मुद्दे के साथ सक्रिय हैं। दुनिया हिंसा और जोर जबरदस्ती से सत्ता पर कब्जे के खिलाफ है। वो ऐसी हरकतों को वैधता नहीं देगी। पूरी संजीदगी से शांति वार्ता इकलौता उत्तर है, एक स्वीकार्य समझौता जिसमें दोहा प्रक्रिया, मॉस्को प्रारूप और इस्तांबुल की प्रक्रिया की झलक जरूरी है। अफगानिस्तान का भविष्य इसका अतीत नहीं हो सकता। एक बिल्कुल नई पीढ़ी की बिल्कुल अलग उम्मीदें हैं, हमें उन्हें मायूस नहीं होने देना चाहिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत साफ शब्दों में भारत का ये रुख साफ किया है कि भारत चाहता है कि शांति वार्ता चले और एक लेजिटिमेट सरकार, वैध सरकार वहां पर बने जो सबके हितों का ध्यान रखे। बड़ी खबर में इस वक्त इतना ही।